हेलो हेलो। चेक। सर अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। ओके। ओह यस, आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क, टेल मी। क्या सर डाउट है किसको? मतलब अभी टॉपिक से रिलेटेड बात ही पूछनी है, वो तो हम समझेंगे। अभी आपको क्या डाउट है? आप लोग क्या पूछ रहे हो कि आज क्या है, क्लास है, क्या है, ये पूछना चाहते हो? यस सर। यस सर। बेटा, मैंने स्क्रीन पे क्लियरली लिख दिया है, ओपन डाउट सेशन है, जिसमें आप मुझसे जो आपको पढ़ाया गया है अभी तक, उसमें आपको सर जो वॉइस भी की डाउट। क्लियरनेस भी नहीं आ रही। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। हाँ, वो स्क्रीन आ जाएगी बेटा, एक सेकंड रुको, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने आपके सारे डाउट लेने वाले हैं। ठीक है, तो उस डाउट में इस लेक्चर में बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सारे डाउट रिजॉल्व हों। आप लोगों को कैसा गया टेस्ट वगैरह? स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं? यस नहीं सर। सर। सर अभी नहीं हो रही। टेस्ट नहीं सर होगा हो कुछ स्कूल में गए। कोई असेसमेंट नहीं सर हो हो रही गए। है। सर हो गए बिल्कुल है। सर टेस्ट हो गए। ओके। आपने 2 बार टेस्ट स्कूल में होगा। आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है? हाउ यू गाइस सर आर अच्छा परफॉर्मिंग इन है। स्कूल? वेरी गुड। सर बहुत अच्छा है। सर बहुत अच्छा है। सर फुल मार्क्स। ओके। यस सर। अब आ गया, सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर अब दिख रहा सभी को यस स्क्रीन सर। विजिबल है? है। यस सर। ओके। जस्ट 75 चैट। लेट मी चेक, क्या चैट कर रहे हो आप लोग? आई डोंट नो व्हाई इट इज हैंगिंग। सर फिर ब्लैक हो गई है। नो सर आ रही है। आ गई सर आ रही सर। है। नो सर आ रही है। अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आई सर आ डोंट नो गई व्हाई सर। दिस इज हैपनिंग बिकॉज वेट, लेट मी चेंज माय सिम। मे बी नेटवर्क इश्यूज आ रहा हो। एक स्टेबल नेटवर्क लेने की कोशिश करते हैं हम। गुड इवनिंग सर। सर आपने क्लास स्टार्ट कर दी क्या? नहीं बेटा, कोई स्टार्ट क्लास नहीं हुई है। क्या आप बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी की? यस सर आ यस रही सर। यस है। सर आ सभी रही को है मेरी आपकी। आवाज क्लियर आ रही है इस वक्त? यस सर। यस सर। ओके यस सर आ रही है। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैंने सिम चेंज किया है एंड इट इज वर्किंग फाइन नाउ। सर मैंने आउट भेज दिया लेट था। मी फाइंड। हाँ बेटा, मैं वो देख रहा हूँ, वही डाउट देख के लूंगा सबकी डाउट्स। मेरे पास जिन जिन बच्चों के डाउट आए हैं, प्रायोरिटी में पहले मैं वो डील करूंगा, फिर मैं आप लोगों के दूसरे डाउट्स देखूंगा। चलिए, तो जो पहला डाउट आया है मुझे, वो है इस बच्चे का आया है। कौन है? ओके, सो चाइल्ड नेम इज आनंद। आनंद का जो डाउट है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। आप में से कितने बच्चों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डाउट है? चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक मैं इसका डायग्राम निकाल के लेके आता हूँ। मुझे मालूम पड़े कि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें अभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दिक्कत आ रही है।
सभी को डायग्राम विजिबल है? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको डिस्टिलेशन टर्म समझ में आता है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। यस, देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम है। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको इन दो टर्म्स को समझाना चाहूंगा। यहाँ पे डिस्टिलेशन का मतलब सिंपल सा है, एक लिक्विड है उसे बॉईल किया, गैस में कन्वर्ट किया, वापस से कंडेंस किया लिक्विड में। और ये काम हम कैसे कर रहे हैं? फ्रैक्शंस में कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ही काम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कीजिए, गैस को कन्वर्ट कीजिए वापस लिक्विड में, जब ये काम हम फ्रैक्शंस में करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि यहाँ पे हम फ्रैक्शन में क्यों कर रहे हैं। सवाल उठता है वाई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपके पास जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है और उन कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, जब वो लेस देन होता है 25 केल्विन डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है जब वो 25 केल्विन से भी कम होता है और जब उसको आप सिंपल डिस्टिलेशन कराओगे तो क्या होगा? दोनों के दोनों बॉयल हो जाएंगे और दोनों कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये बीकर है, इसमें ए और बी था, आपने इसको बॉईल किया, वापस कंडेंस किया, इस बीकर में आपको क्या मिल गया? ए और बी। जबकि टास्क क्या था? इनको सेपरेट करना, और ये सेपरेट हुए गए? यहाँ पे नहीं हुए। तो सिंपल आसान भाषा में आप समझिए कि सिंपल डिस्टिलेशन में आप ऐसे कंस्टिट्यूएंट ए और बी जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन से भी कम है उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो हम सारा पूरा का पूरा सिस्टम समझ लेते हैं। बेटा एक छोटा स्टैंड है, ये कुछ नहीं है, स्टैंड है, ये एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर अल्कोहल है, वो क्या बात करेंगे इसकी, इसको समझिए। इसको हम बोलते हैं वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर बेसिकली क्या करता है कि जो भी वेपर्स यहाँ से आएंगे ना, उन वेपर्स को क्या करता है? ये कंडेंस कर देता है, ठीक है। अब कंडेंस आप सभी जानते हैं, कंडेंस क्या होता है, कंडेंस कैसे कर रहा है। यहाँ पे मैंने टैप से ठंडे वाटर कनेक्शन दिया हुआ है और ये ठंडा पानी यहाँ से वापस से सिंक में जाकर के गिर रहा है। सिंक आप सभी जानते हैं, वॉश बेसिन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ सिंक का मतलब वॉश बेसिन है। तो हो क्या रहा है, ये ठंडे पानी का जो फ्लो है ना, वो जो इंटरनल ये जो वॉल है इसका, उसको ठंडा रखता है। और आप सभी जानते हैं कि जब किसी ठंडे वॉल के कॉन्टैक्ट में कोई वाटर वेपर या किसी भी लिक्विड का वेपर आता है तो वो कंडेंस हो जाता है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आप सभी ने वाटर का कंडेंस होना, जब वो ठंडा पानी हम गिलास में डालते हैं मेहमान को देने के लिए, खुद पीने के लिए, तब पे देखा होगा उस गिलास के आउटर सरफेस पे भी पानी की लेयर जम जाती है। इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है। यस। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो एक्स 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 देख रहे हो, दरअसल ये वायर गॉज है, जाली है, ठीक है। ऐसी जाली होती है, इसमें ऐसा ऐसे बना होता है, ठीक है। आप सभी लैब में जाए तो देखें इसको। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है, इसको हम बंसन फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। आईआईटी में इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसके फ्लेम के ऊपर, और मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया भी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि किस तरह से आईआईटी सोचता है। आईआईटी आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाथी कितने पैर होते हैं, आईआईटी आपसे ये पूछेगा कि हाथी आगे वाले पैर से क्या काम करता है, पिछले पैर से क्या काम करता है। आई होप मेरे अप्रोच को आप समझ पा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो आपसे आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है वो चेक कर रहे हैं, कितना आप लॉजिकली सोच पा रहे हैं किसी भी टॉपिक की ओर लेकर के। नाउ ये फ्लास्क आप देख रहे हैं, इस फ्लास्क में आपके पास मिक्सचर है अल्कोहल एंड वाटर का। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर की बात करूं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ यहाँ पे आप एक डिफरेंट तरह की ट्यूब देख रहे हैं। अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन की बात करूं मैं, सिंपल डिस्टिलेशन में ये चीज नहीं थी, ये सीधा कनेक्टेड था इससे, ये सीधा कनेक्टेड था इससे, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक नया ट्यूब है
इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रैक्शन जनरेट होंगे, किसके? टेम्परेचर के। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, 80, 79, 78, ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्यों जनरेट हो रहा है? ऐसा हो रहा है इन ग्लास बीड्स की वजह से। ये जो ग्लास के छोटे छोटे कंचे देख रहे हैं आप, इसके वजह से हो रहा है। होता क्या है, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने बिरबल की खिचड़ी पढ़ी भी होगी कहानी बचपन में, कि आग जल रहा था और ऊपर रखा हुआ था उसका मटका। तो अकबर पूछता है कि आग तो यहाँ जल रही है, तो तुम ये खिचड़ी पकाओ कैसे? तो फिर बिरबल जस्टिफाई करता है कि जिस तरह से यहाँ रखी हुई आग इसको हीट नहीं प्रोवाइड कर सकती है, वैसे ही वो पर्टिकुलर इंसान होता है, वो पानी में जाके वो बोलता है। आई होप आप सभी ने कहानी सुनी होगी ना? यस सर, सुनिए। हेलो। यस सर सुनिए। हाँ, तो वहां पे होता है कि मैंने जो आपकी जो महल है उसमें लाइट जल रही है, उससे मुझे गर्मी मिली है, तो राजा बोलता तुमने चीटिंग करी है। तो बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आप सोर्स ऑफ हीट से दूर जा रहे हो, हीट कंटेंट कम हो रहा है। जो हीट का जो सोर्स है वो जितना दूर जाएगा, हीट टेम्परेचर उसका कम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो आपने हीट किया, तो हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस था। अबव 100 डिग्री सेल्सियस होने के कारण जो आपका वाटर है वो भी इवेपोरेट होगा, सॉरी वेपराइज होगा, और जो अल्कोहल है वो भी वेपराइज होगा। आप सभी जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे दोनों, जैसे ही अल्कोहल और वाटर दोनों यहाँ पे आएंगे, आप सभी जानते हो 80 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका जो वाटर है वो वेपर स्टेट में नहीं रह सकता। तो आपका जो वाटर है वो वापस से नीचे स्टार्ट हो जाएगा कंडेंस होकर के। ठीक है, कुछ वेपर्स अगर जाएंगे भी यूं करके तो वो भी कंडेंस होकर वापस से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जो आपका अल्कोहल का वेपर है वो जाएगा ऊपर, वो देखेगा 80 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर अभी भी बॉइलिंग पॉइंट से हाई है, तो वो इन वेपर इन ब्रीड्स के थ्रू पास होने की कोशिश करेगा यूं यूं करके। ठीक है, जब तक ये जब तक पास हो सकता है जब तक टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा या उसके बराबर हो। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर थर्मामीटर 78 शो कर रहा है, तो यहाँ भी 78 ही होगा, उससे नीचे तो उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि ये वेपर्स ऊपर आएंगे, जैसे ही वेपर ऊपर आ गए ये वेपर यहाँ पे आने वाले हैं, और ये जैसे ही वेपर यहाँ पे आएंगे, ये वेपर जो है ये कोल्ड वॉल के कांटेक्ट में आने वाले हैं। कोल्ड वॉल के कांटेक्ट में आने से ये कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होकर के आपको अल्कोहल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप अल्कोहल सारा इकट्ठा कर लोगे किस टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर पे। तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करानी पड़ेगी। कैसे मेंटेन कराओगे? बार बार बर्न लगाओगे, हटाओगे, हटाओगे, सॉरी लगाओगे फिर हटा दोगे, फिर लगाओगे फिर हटा दोगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा 70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 70 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को मेंटेन करने के कारण सारा का सारा अल्कोहल इस पर्टिकुलर बीकर से निकल जाएगा, बचेगा क्या? वाटर। अब इस टेम्परेचर को पहुंचा दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे करोगे? यहाँ पे बर्नर लगा के छोड़ दो, अब तो अनकंट्रोल हीटिंग हो रही है। जो अनकंट्रोल हीटिंग हो रही है तो फिर तो कुछ है ही नहीं हाथ में, पर्टिकुलरली हमारे जाने टेम्परेचर। अब आप सभी जानते हो कि वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 जा सकता है, तो जैसे यहाँ पे 100 आएगा आप देखोगे सारा का सारा वेपर ऊपर आते हुए, और फिर आपका वाटर का वेपर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी ने फ्रैक्शन में डिस्टिलेशन किया। क्या आप सभी को समझ में आया ये? यस सर। यस सर अंडरस्टूड। सर मैं चैट बॉक्स से जवाब सुनना चाहूंगा। सर बंसिन बर्नर का सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा हो रहा है? सर आपने को बताया था ना वो। बेटा मैंने आपको बताया था कि बंसन बर्नर का हॉटेस्ट पार्ट वो रीजन होता है जहाँ पे प्राइमरी कंबस्शन हो रहा हो, और वो मिडिल रीजन होता है। जो आपका कैंडल होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है। मोहम्मद साजिद सर ने सही बताया आपने शायद। कौन बताया था? क्या? सर मैं कह रहा हूँ आपने बोला था कि उसका हॉटेस्ट पार्ट सेकंड जोन होता है, नीचे से सेकंड, मतलब मिडल। हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आपका जो बंसन बर्नर का जो फ्लेम होता है उसका मिडिल वाला पार्ट हॉटेस्ट होता है, वहां प्राइमरी कंबस्शन हो रहा है। लेकिन जो नॉर्मल जो कैंडल का फ्लेम होता है उसका आउटर मोस्ट होता है। सर बीच में वॉइस।
सर एक हाँ क्वेश्चन बोलो। पूछना था। सर ये सर वायर गॉज का सर वैसे सर यूज क्या होता है सर इस सर इसके क्या अंदर सर वायर गॉज का क्या सर वायर गॉज का सर बेटा, यूज। वायर गॉज एक तरह का स्टैंड है बेटा, समझो। ये वायर गॉज जो है, ये आपका एक तरह का स्टैंड है। ओके सर। सर मुझे भी ऐसा ही एक डाउट है। सर अगर हमारे पास दो लिक्विड्स गिवन है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो सर उस टाइम पे क्या वो सेपरेट हो सकते हैं? क्या बेटा, फिर से बोल। सर हमारे पास दो लिक्विड है, वो दोनों आपस में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम है। सर ऐसा अगर है तो हम उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? बेटा खुद सोचो, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है अगर, तो पहले तो पॉसिबल नहीं है कि दो सेम लिक्विड के सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इफ इन केस ऐसा है भी, तो उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं आपको ये कहूंगा कि उस केस में जो फ्रैक्शन इंस्टॉलेशन इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही है, और जो ये आपका फ्रैक्शन इंस्टॉलेशन है तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे ही काम करता है। यस सर। तो नॉट मच इफेक्टिव वर्क कैन बी ऑब्जर्व्ड। यस सर। सर उनका जो डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी या फिर डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए, तो तभी वो सेपरेट हो सकते हैं। कुछ और, हाँ कुछ और रीजन होगा, यस सर। तो आपको कुछ और फैक्टर ढूंढना पड़ेगा उसका, जो जो डिफरेंस हो। ओके सर। नेक्स्ट डाउट। सर इस टॉपिक में आपको डाउट है क्या? सर इस टॉपिक में कोई और डाउट है किसी को? फ्रैक्शन बॉइलिंग क्या होता है? सर क्या बेटा? सर फ्रैक्शन फ्रैक्शन बॉइलिंग। फिर से बोल बेटा, आवाज नहीं गई। सर फ्रैक्शन सर बॉइलिंग। फ्रैक्शन बॉइलिंग। फ्रैक्शनल बॉइलिंग, फ्रैक्शनल बॉइलिंग कह रहे हो क्या? यस सर। बेटा बेसिकली इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल बॉइलिंग पॉइंट रेंज। ठीक है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि अमोर्फस सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल बॉइलिंग पॉइंट रेंज। ओके सर। मतलब सर चलिए अगली डाउट। हाँ बॉईल बोलो। मतलब सर वो हाँ बहुत बॉइलिंग पॉइंट्स पे बॉईल हो सकता है। नहीं बेटा, जब मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल बॉइलिंग, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वो सब्सटेंस, बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं कि अगर वो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से बॉईल होना स्टार्ट होंगे, तो 15 डिग्री सेल्सियस तक वो बॉईल होते ही रहेंगे। ओके सर। चलिए नेक्स्ट डाउट हम ले रहे हैं मोक्षिका का। इसका डाउट है बच्चे का, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। उससे पहले एक और सिंपल सा डाउट है इसका, इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? देखो इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। तो अगर आपको ये नॉन रिएक्टिव समझ में आ गया तो बाकी चीजें समझ में आई गई होंगी। ठीक है। समझिएगा, इनर्ट का मतलब मेरा होता भी एक है, डाउट है। बोलो। इनर्ट गैस और नोबल गैस में अंतर क्या है? बता रहा हूँ बेटा। देखो यहां मैंने बोला है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? नाइट्रोजन की बात करूं मगर, तो नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस। डू यू नो दिस? आसान भाषा में बोलूं, हैव नो एबिलिटी टू रिएक्ट। ठीक है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यू आर वेल। ओके।
यहाँ मैंने बताया है आप सभी को कि इनर्ट सब्सटेंसेस वो होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में रिएक्ट नहीं कर सकते किसी और चीजों से, जैसे कि नाइट्रोजन गैस। आप सभी जानते हो कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है दैट इज 78%, और ये एनवायरनमेंट में रिएक्ट नहीं, एनवायरनमेंट में अदर गैसेस से रिएक्ट नहीं कर सकते। पता है आप सभी को ये चीज? यस सर पता चल गई। यस चल गई। आपको ये भी पता होगा कि हम देखो, एक ये अच्छा जीएसटीसी क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट्रोजन गैस को हम यूज करते हैं चिप्स के पैकेट्स में या किसी फूड पैकेट में, ठीक है? क्यों? क्योंकि फूड को ये एनवायरनमेंट से रिएक्ट नहीं होने देता। यस नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस हुआ ना? हाँ, नाइट्रोजन इनर्ट गैस हुआ। लेकिन सर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? क्या बेटा? नहीं बेटा, वो नहीं है। ओके सर। अब हम बात करते हैं नोबल गैसेस की। आपके जो नोबल गैसेस होते हैं उनको भी इनर्ट गैसेस बोल सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, सर नोबल आर्गन, गैसेस क्रिप्टन। क्या बेटा? सर नोबल गैसेस का मतलब भी नॉन रिएक्टिव ही? हाँ बेटा, इसको भी आप नो रिएक्टिव ही बोल सकते हो, ठीक है? जो नोबल गैसेस होते हैं ये भी रिएक्ट नहीं करते किसी और सब्सटेंस से इजीली, समझते हो? इजीली। जनरली हम एज्यूम करते हैं कि ये अनरिएक्टिव है, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन हो सकती है। जैसे ज़ेनॉन के कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे XgF4 बनता है, XgOF4 बन जाता है, XgF बन जाता है, कंपाउंड्स बनते हैं इसके, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ठीक है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है? अंडरस्टूड? Yes. बट आप लोग की आवाज नहीं आ रही, आपके Yes, थोड़ा सा sir. मुझे इनपुट देते रहिए, यस यस बोलते रहिए, ओके सर। ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ नेट चल रहा है मेरा, ठीक है? क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। क्या आपके Yes. जो नोबल गैसेस हैं उसे आप इनर्ट गैस बोल सकते हो? ये सब भी इनर्ट गैसेस ही हैं, ठीक है? इनर्ट नोबल गैसेस का मतलब यही है बेटा कि वो किसी से इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है? नाइट्रोजन भी इजीली रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर आप कराओगे ऑक्सीजन से तो मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी 310 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा टेम्परेचर रिएक्शन, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही होता है। तो रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, और अब किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन कराई जाए तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा। आप फोर्स कर रहे हो उसको रिएक्ट करने पे। वो समझ में आया? Yes, sir, understood. सभी नोबल मेटल्स की तरह होते हैं ना, जो कि जल्दी रिएक्ट नहीं करते लेकिन बाद में रिएक्ट करते हैं ज्यादा हाँ ड्रास्टिक कंडीशंस में। हाँ बेटा, नोबल मेटल्स भी होते हैं। क्या आपको उनके नाम पता है? सर गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड होता है, प्लैटिनम, यस, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ठीक है? और ये वो मेटल्स हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ना, ये काफी नीचे आते हैं, इजीली इनका कोरोजन नहीं होता, सबसे और ये लास्ट। इनकी इजीली रिएक्शन शो नहीं करते। देखो आप सभी ने देखा होगा आपके घर में
जो वो बनता है, जो ऑर्नामेंट्स आते होंगे, ठीक है, वो सारे किसके आते हैं? गोल्ड या सिल्वर के आते हैं, प्लेटिनम के आते हैं। ऐसा इसलिए आते हैं कि नोबल मेटल्स हैं ये भी अनरिएक्टिव ही है नेचर में, ठीक है। यहाँ जो नोबल वर्ड है वो अनरिएक्टिव को लिंक कर सकते हो, इनर्ट का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। ये वो भी अनरिएक्टिव की बात कर रहा है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा अपने एनवायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से, ठीक है। एंड आउट? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir, no doubts. तो मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों एक ही चीज है। हाँ, पता बेटा फर्क, आसान भाषा में फर्क बताऊं तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 का हो जाता है, और ये जो है ये ग्रुप 18 का है, तो ग्रुप्स का फर्क पड़ जाता है पीरियोडिक टेबल में। सर इनर्ट मेटल्स होते हैं? इनर्ट कंप्लीटली तो नहीं हो सकता बेटा। ओके सर। सर नोबल मेटल्स होते हैं कंप्लीटली तो इनर्ट नहीं बोल सकते हम। देखो कंप्लीटली इनर्ट तो कुछ भी नहीं है बेटा, सब चीजें रिएक्ट करती हैं। तो आप नोबल मेटल को ही इनर्ट बोल सकते हो, ये जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इन्हीं को ही आप इनर्ट बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो क्लास 10th तक ये सिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम आता है। ऐसे ऊपर भी जाता है, ये ऊपर जाता है कहाँ पे तक? सीजियम तक जाता है बेटा ये। तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सीजियम। सर क्या सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? नाइट्रोजन ही आता है? क्या बेटा? इनर्ट क्या? गैस सिर्फ नाइट्रोजन ही आता है? ये सभी इनर्ट ही हैं। नहीं ये भी सर। inert है। ठीक है। और बेटा ये ध्यान रखना, मेटल्स की बात कर रहे हैं अभी, ये मेटल की सीरीज है, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। सर कार्बन भी उसकी आता है प्रॉपर्टीज इसमें। जो है बेटा डालने में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ आएगा कार्बन, कार्बन यहाँ आता है। तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को भी यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ऐसे मेटल्स हैं जैसे सीजियम और गैलियम जो कि हाथ से पिघल जाते हैं, ऐसे कोई है जो कि हाथ से गैस में भी बन जाते हैं, या फिर बहुत कम टेम्परेचर पे उनका बॉइलिंग पॉइंट हो, ऐसे कोई मेटल होते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया। यस सर। अब्दुल्ला जो डाउट है Yes, sir. वो है मिक्सचर्स के ऊपर। मोक्षी का ही क्या डाउट है ये? देखो आप सभी को पता है मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। A mixture is a substance which contain two or more substances which are not chemically combined with each other. समझ रहे हो? अब एक मिक्सचर क्या है? एक तरह से कॉम्पोजिशन है two or more substances का, which are not chemically combined together. तो सपोज आपके पास एक बॉल है, इसके अंदर सल्फर डाल दिया आपने और डाल दिया आयरन, और ये आपस में रिएक्ट नहीं हो रहे। इस वक्त ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन क्या है? ये मिक्सचर है, ठीक है। और यही अगर आप इस आयरन को हीट कर दो सल्फर के साथ तो बन जाता है आयरन सल्फाइड। अब ये क्या है? कंपाउंड है। इस तरह से आपके मिक्सचर ये आपस में एकदम मिक्स, बस नॉर्मल मिक्स है तो ये क्या है? मिक्सचर है। हीट करके क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now this mixture is classified in two ways: homogeneous and heterogeneous. होमोजेनियस में क्या होता है? होमोजेनियस में होता है पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक गिलास वाटर में एक चम्मच सॉल्ट मिला दें तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इक्वली सॉल्टी होगा टेस्ट में। इसका मतलब यह है कि सॉल्ट के पार्टिकल चारों ओर फैल चुके हैं। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पार्टिकल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन हेटेरोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि पार्टिकल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। आपको होमोजेनियस मिक्सचर में फेज नहीं दिखने वाला है, आपको फेज, बाउंड्रीज विजिबल नहीं होने वाली है। अगर आप सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन देखोगे तो वो क्रिस्टल क्लियर होगा। यू कैन से नो फेज और बाउंड्रीज ऑब्जर्व। लेकिन हेटेरोजेनियस में बाउंड्रीज और फेज विजिबल होते हैं। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एक इमेज है, ये इमेज आपको और बेटर क्लासिफिकेशन देगा। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, कॉपर सल्फेट है इन वाटर। आप देख सकते हैं पूरा पूरा सॉल्यूशन कैसा है, इक्वली ब्लू है, क्योंकि पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हो रखे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन और हाँ, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फेज नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, देख सकते हैं यहाँ पे पानी यहाँ तक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ तक चौक है, ये चौक वाटर सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्रीज भी अवेलेबल है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. मोक्षिका, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और पूछो। सर मैंने इसके टाइप्स भी पूछे थे आपसे। अच्छा, तो जब आपका होमोजेनियस है इसको आप स्टडी करते हो फर्दर सॉल्यूशंस के उसमें, और हेटेरोजेनियस में आप स्टडी करते हो कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो ये दोनों क्या है? हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस। चलिए अब हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखो सॉल्यूशंस की बात करूं तो एक पॉइंट तो आप सभी को पता ही होगा, पहला दैट इट इज अ Homogeneous Homogeneous mixture. Homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है 1 nanometer. Less than 1 nanometer. Diameter less than 1 nanometer. ठीक है।
तो मुझे मालूम पड़ा सॉल्यूशन दरअसल एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। आपका जो ये सॉल्यूशन होता है इट इज स्टेबल इन नेचर। स्टेबल का मतलब यह है कि अगर आपने सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बनाया तो ऐसा नहीं है कि आज बनाया और कल सारा सारा सॉल्ट बाहर निकल के वापस नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार एक सैंपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी के सामने एक सैंपल मैंने इमेज निकाली है। आप देख सकते हैं ये सॉल्ट है, इस वाटर को देख सकते हैं आप। जब ये सॉल्ट इस वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो वाटर का कलर ऐसा ही रहने वाला है। उसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको इक्वली सॉल्टी मिलने वाला है। आप में से जितने लोग हैं जिनका ग्राउंड वाटर कनेक्शन है घर में, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि ग्राउंड वाटर खारा पानी देता है यहाँ पे दिल्ली में। तो पर पानी तो क्लियर दिखता है आपको, ठीक है, पानी तो क्लियर है, लेकिन ग्राउंड वाटर का जो है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं। वो मिनरल्स एक्सेस में होने के कारण आपको वो पानी जो है वो खारा मिलता है। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आई कैन से that your solution is stable in nature. Next, do not show Tyndall effect. आपका जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। आपको पता है साइज कितना है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होने के कारण साइज बहुत छोटा है और ये पार्टिकल को स्कैटर नहीं कर सकता। इसके कारण ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, cannot be separated by it filtration. cannot be filtered by filter paper. Yes, sir. जो सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल है, पार्टिकल साइज इज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एटम का साइज होने के कारण उसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और पार्टिकल के साइज इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी पास हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? मिक्सचर है। अगर ये मिक्सचर है तो इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट constituent. Constituents. It shows property of its constituent. ये अपने constituent की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, देखिए Components of the solution can be filtered by physical methods. हाँ बेटा, ऑब्वियसली बात है। क्या बोल रहे हो? फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। यस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, अब अगर बात करूं हीट इन्वॉल्व की, तो आपको पता है कि जनरली जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स में मिक्सचर के फॉर्मेशन में हीट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में होता है। बट स्टिल इसको हम क्या बोलते हैं? बट स्टिल वी कॉल इट एज मिक्सचर। यस।
ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्रॉपर्टी कंपाउंड की होने से उसकी पूरी पूरी वो नहीं, आइडेंटिटी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर्टीज इसकी सॉल्यूशन वाली ही, सॉरी मिक्सचर वाली ही है, इसलिए हम इसे सॉल्यूशन ही बोलेंगे, मिक्सचर ही बोलेंगे। देखिए आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन है ये दो चीजों से बनता है। एक होता है सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में होता है जनरली, और एक होता है सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। Solution. इसको हम डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं, यानी कि क्या आप डिस्पर्स करा रहे हो, वो हुआ डिस्पर्स फेज। किसमें डिस्पर्स करवा रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम। तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। कई बार क्या होता है जो सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा होता है जिसके कारण हम उसको हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें तो ये सिखाया जाता है कि जो लेसर है उसी को हम सॉल्यूट बोलेंगे, बट जेल में ऐसा नहीं होता। या फिर कई बार ऐसा होता है कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, अगर मैं 1 लीटर पानी में 10 लीटर शुगर डाल दूं तो क्या शुगर सॉल्वेंट हो जाएगा? नहीं। आप किस में डिस्पर्स करवाना चाह रहे हो उसको वो ऑब्जर्व करो। डिस्पर्जन मीडियम क्या है? वाटर है, तो वही सॉल्वेंट रहने वाला है। डिस्पर्स फेज क्या है, क्या कौन सा फेज है? सॉलिड फेज डिस्पर्स करवाना चाह रहे हो उस मीडियम में, तो सॉल्यूट हो गया, ठीक है। ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सॉल्यूशन है इसमें एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये कहूंगा स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि बेसिकली होता यह है कि इस पे क्वेश्चन बनता है कि हीट तो इन्वॉल्व होती है बट हम फिर भी उसको मिक्सचर बोलते हैं। यू मस्ट हैव आइडिया कि यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका ये सॉल्यूशन है उसकी बाकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर वाली ही है, जैसे कि अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करना, कॉम्पोजिशन वेरी कर सकते हो आप, देन फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो आप। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हैं कि मिक्सचर क्या क्या होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज मिक्सचर सॉल्यूशन शो करता है, इसलिए हम इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी किसकी? सॉल्यूशन की। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स की। टाइप्स की बात करूं मगर, तो टाइप्स में जो है हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड एग्जांपल बताओ। Sugar solution. शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। Salt in water. सॉल्ट इन Tincture of वाटर iodine. और Tincture of iodine. Iodine in alcohol. Tincture of iodine. ओके, आयोडीन अल्कोहल, वेरी गुड। और एक अच्छा क्वेश्चन बन भी सकता है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉलिड सर लिक्विड। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा जो पीने के पर्पज से यूज होता है वो होता है ये, इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ये सिर्फ को नेट पे कहीं मिल नहीं रहा था अल्कोहल नाम से। ये होता है, इसको ओके पर्टिकुलरली पीने की कोशिश की जाती है, जो कि हार्मफुल होता है, बहुत हार्मफुल, ये बॉडी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी कर सकता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। आयोडीन अल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं उसको। Yes, sir. अब हम बात करते हैं सॉलिड एंड सॉलिड की। अलॉय। ये हम अलॉय की बात करते हैं यहाँ पे। Alloys. अलॉयज क्या होता है? ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर ही है, हालांकि हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर ही होगा। इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। देन अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ अलॉयज की, बहुत सारे टाइप्स हैं। ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, Bronze, amalgam. अमलगम। शोल्डर है, अमलगम है, बेरिलियम Stainless steel. Steel. मैग्नीशियम है, Gallium. ड्यूरेलियम है, Gallium. ठीक है। बहुत सारे हैं। मैं चाहूंगा आप थोड़ा इस पे काम करें। मोक्षिका, क्या तुम इस पे काम कर पाओगी? यस सर। हाँ, यस सर।
क्या तुम इनके कंस्टिट्यूएंट पता कर लोगी बेटा? यस सर ब्रास कर का थोड़ा सा बेटा होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको भी अच्छा फील हो। ब्रॉन्ज, जर्मन सर आपने सिल्वर, लिखवा रखे हैं, लिखवा रखे हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी। सर ये आपने लिखवा देन रखे हैं। बेल मेटल हो गया, देन सोल्डर हो गया, देन अमलगम हो गया, मेटल अमलगम या जो भी अमलगम हो लेना चाहो आप। देन सर हो डुरेलियम, गया, सर डुरेलियम। देन स्टेनलेस स्टील हो गया। सर बेल मेटल एक के बारे में एक बार बता दो, कौन कौन से बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें? पता करो ना, पता करो, दे दो अभी तो दे रहा ओके हूँ। सर। जो भी नहीं पता है इसको पता करो, कोई डाउट हो व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है। देन आता है मैग्नीशियम, ड्यूरालियम, ठीक है। ये सारे अलॉयज हैं, पता करो उसके बारे में, कोई डाउट हो पूछो। यस सर। देखो इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि अलॉयज को जो आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। 3 नंबर का सवाल बन सकता है कि फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बाकी एक प्रॉपर्टी कंपाउंड वाली ही है, ये कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी इसकी किसकी है? मिक्सचर वाली है। जैसे कि कौन कौन सी? कॉम्पोजिशन वेरी कर सकते हो, ठीक है, अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है। देन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे। तो बाकी प्रॉपर्टी किसकी है? मिक्सचर की है। तो एक प्रॉपर्टी मैच होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर अब अगला हम बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड की। तो लिक्विड इन लिक्विड में क्या एग्जांपल आता है? विनेगर। आप सभी जानते हो विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड एग्जांपल ले सकते हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात कर सकता हूं मैं आप सभी से। आप सभी ने देखा भी होगा, जैसे आप पेप्सी खोलते हो या फिर फैंटा वेंटा कुछ भी पीते हो, आप खोलते हो तो उसके एफर्वेसेंस बाहर आते हैं, ठीक है। दैट इज अ केस ऑफ गैस इन लिक्विड। देन गैस इन गैस की बात करूं तो हमारा एयर है। एयर जो है वो भी तरह का सॉल्यूशन है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। हाँ बोलो। चलिए, तो ये तो मैंने बात करी सॉल्यूशन की, इसमें कोई डाउट है मोक्षिका? नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। चलिए, हाँ सर जो अलॉय की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते, ये उनकी प्रॉपर्टी कंपाउंड से टैली करती है। सर कंपाउंड्स केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, तो सर क्या अलॉय में भी सेम ही होता है या इसमें कोई और मेथड होता है सेपरेशन? हाँ बेटा, हम केमिकल रिएक्शन से या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट करेंगे उसको। ओके सर। सर मैं अपना डाउट कह सकता हूँ क्या? सर हम डिस्टिलेशन मेथड से अभी तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, एक बच्चे का डाउट पूरा नहीं हुआ है। हाँ जो कोलॉइड की बात करूं, इट अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, बट इट इज हेट्रोजीनियस। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज ट्रांसल्यूसेंट। आपका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। यहाँ जो पार्टिकल साइज होता है, यहाँ पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। देन मैं बात करूं अगर फिल्टर पेपर से, तो मोस्ट ऑफ द कॉलॉइड कैन नॉट बी फिल्टर्ड। सर एक चीज पूछनी थी। सर बहुत जगह पे 1 से 100 नैनोमीटर क्यों लिखा हुआ है, और पिछले साल की बुक्स में भी कहीं कहीं लिखा हुआ था। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मैंने उनको मेल भी किया हुआ है इसके रिगार्डिंग, देखो करेक्ट कर दें। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो मेल ही कर सकता हूँ सबको। बाकी हर ऑथर को अधिकार है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बुक में छापने का, पर मेरा भी तो अधिकार है आप लोगों को सही बताने का, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है
वो ये है सर इसी में एक कि डाउट है मुझे लास्ट पॉइंट पे। सर इट्स so बोलो। सर कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर का मतलब यही है ना सर, जो उसके पार्टिकल्स का साइज है वो फिल्टर पेपर के पार्टिकल फिर फिल्टर पेपर के होल्स के साइज से छोटा है, इसलिए वो फिल्टर नहीं हो सकते। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो सर मतलब फिल्टर पेपर का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है। डिपेंड नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ मोस्ट, यानी कि जो 1 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर की साइज है, इस रेंज में आएगा तो फिल्टर हो जाएगा। यस सर। ओके सर। आपका कॉलॉइड भी क्या होता है, स्टेबल। आप सॉल्यूशन को नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन कॉलॉइड को आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। सर अगर फिल्टर पेपर का साइज मतलब अगर इन पार्टिकल्स का साइज फिल्टर पेपर की साइज से छोटा होगा तब तो ये निकल जाएंगे ना। तो यही तो है, सेपरेट नहीं बेटा कर पाएंगे। समझो, समझो, ये आपके पार्टिकल का साइज है और ये आपके फिल्टर फिल्टर पेपर का पोर है, तो ये आराम से निकल जाएंगे उससे। ठीक है, तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर 1 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर, मान लो इसका साइज 50 नैनोमीटर है, पार्टिकल सॉरी फिल्टर पेपर के पोर का साइज, तो ऑब्वियस सी बात है 49 नैनोमीटर तक आराम से पास हो जाएंगे इस पोर से, उससे ऊपर वाले नहीं होंगे। यही तो कह रहा हूँ, आया समझ में? आ गया ठीक है। आया समझ में? यस इसका डाउट था ये, सर बोल, हाँ सर आ गया। तो बोलना बेटा। सर बोला था। नाउ इट शोज टिंडल इफेक्ट। आपके जो कोलॉइड हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, इनके पार्टिकल इतने इफेक्टिवली बड़े हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, पाथ को विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बताइए एनीवन, आप सर में से की कोई सर है योद्धा? कोलोइड पार्टिकल सर चार्ज भी होते Sir, हैं। electrically charged due to Yes, कोलोइड potential absorption of ions सरफेस on their रिएक्शन के surface. कारण ऐसा हो सकता है, नॉट अ बिग डील। और कोई पॉइंट? इतने पॉइंट काफी हैं मेरे हिसाब से, है ना? सर एक और पॉइंट हो सकता है कि मतलब इट कैन नॉट बी मतलब इट कैन नॉट बी सीन विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ बेटा, नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके सर। सर मुझे अभी एक डाउट है, अभी पूछ लूं? इस वाले टॉपिक से ही है। बोलो। सर जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि हम जो अलॉयज होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सर जब हम अलॉयज बनाते हैं तो सर उसको हम मेटल को मेल्ट करके उसके बाद उनको वो करके बनाते हैं ना, तो सर हम किसी डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते? पहले हमने उसको एक बार दोबारा मेल्ट कर लिया और जिसका पहले वेपराइज हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और जो नहीं हो पाएगा वो नहीं होगा, हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से? बेटा देखो, वही है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस भी इतना इतना नहीं आता, तो फिजिकल मेथड से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का, वो एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता। ओके सर, यस सर। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा तो देयर आर चांसेस कि आप दोनों कलेक्ट कर लो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये नॉर्मल जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये लेबोरेटरी में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मान लो कोई मेटल, दो मेटल है, मान लो कॉपर और जिंक है, और दोनों का ही जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत हाई है बेटा। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट ही अराउंड 1000 में होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा होगा। तो आप समझिए कि 2000-3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप लेबोरेटरी में कैसे जनरेट करेंगे, और अगर फैक्ट्रीज में हो भी रहा है तो आप खुद सोचो कि आप एक चीज बताओ ना, मान लो आपके सामने आतंकवादी खड़ा है, उसको आप किससे, एक आतंकवादी है, उसको मारने के लिए आप एक सिंपल सा गन यूज करोगे, ना कि पूरा पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब यूज पे छोड़ दोगे, यस सर। यस सर। है ना? तो अप्रोच हमेशा एफिशिएंट होनी चाहिए। यस सर।
यस जो काम 5 रुपए में हो रहा है उस काम को करने के लिए 5 लाख रुपए क्यों खर्च करना? यस सर। तो दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक कि अगर मैं 2000-3000 डिग्री सेल्सियस का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराऊंगा तो एज अ कंपनी का ओनर मैं बेवकूफ हूं। ठीक है, मुझे भाई बिजनेस करना है, मेरे को जिद नहीं करनी है। मैं मतलब ये जिद होगी ना आपकी तो कि मैं तो चीजें कराऊंगा। अब ये वही है ना कि कोई बड़ा चैम्बर तैयार कर ले और इसी पर अड़ जाए तो शायद करवा भी ले, लेकिन ऐसे काम जिद पे हो सकते हैं, इकोनॉमिक नहीं कहूंगा मैं इसको। तो हम केमिस्ट्री को इकोनॉमिक बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो जो मोबाइल फोन एक जमाने में 30-30 हजार रुपए के आते थे, अब 10-10 हजार 5-5 हजार के मिल रहे हैं। 4G फोन आ गए 9-9 हजार के। तो दरअसल ये किसकी बदौलत है? टेक्नोलॉजी तो है ही, और केमिस्ट्री का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो बिना केमिस्ट्री के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री नहीं होती तो ये भी नहीं होता। इसलिए जब भी आप इस तरह के वीडियोस देखें जहां पे केमिस्ट्री को अंडररेटेड बताया जाए, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। ऐसा जब मैं समझता हूँ, इट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अगर मैं आसान भाषा में अगर एक और विजन देना चाहूंगा आप सभी को कि हम सभी का जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो सनलाइट ही है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट एनर्जी को ही प्लांट्स यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। पहले प्लांट समझो। सनलाइट एनर्जी को यूज करता है प्लांट, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी से अपना फूड जनरेट करता है और अपना वो ग्रो करता है। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं, हम भी वही प्लांट खाते हैं। तो उसी ट्रांसफॉर्म सनलाइट एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। वही एनिमल उसी ट्रांसफॉर्म सनलाइट एनर्जी को यूज करके अपने लिए एनर्जी जनरेट करता है। उसकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है हम उसको खा करके उसको अपनी बॉडी के लिए यूज करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं और उससे अपनी एनर्जी मीट करते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड समवेयर एंड एवरीवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट एनर्जी। सो दिस इज हाउ अनदर विजन यू कैन गो थ्रू कि सनलाइट किस तरह से इंपॉर्टेंट है एंड इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, तो हो सकता है वेरी करें, कुछ और तर्क दें, कुछ और दें, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है बेटा। अग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। आई वांट टू सी एवरीवन रिएक्शन ऑन माय व्यू। आई वांट टू सी व्हाट यू थिंक। कुछ और बोलते हो तो बताओ मुझे, क्या आप लोगों का क्या व्यू है? यस सर। सर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम और वो सब भी तो हम केमिस्ट्री में ही तो पढ़ते हैं। कृष्णा बेटा विनोद के चक्कर में मत पड़। ठीक है, मैंने फिर बोला है मेरी क्लास प्रोफेशनल होनी चाहिए। यहाँ पे फालतू के जो मीम है वो नहीं चलने चाहिए। ठीक है, सर वी राम आर गौरव ने ओनली लिखा था। वी आर ओनली डीलिंग विद केमिस्ट्री। ठीक है, मीम्स मैं भी जानता हूँ क्या चल रहा है, आपसे ज्यादा अपडेटेड मैं हूँ। तो यहाँ पे सर राम गौरव ने लिखा था सर, मैं तो गुस्सा। इससे पहले भी लिखा हुआ था ना, जो भी है, मतलब आप लोग ऐसी एक्टिविटी ना करें। सर राम गौरव सिंह हर क्लास में पता नहीं क्यों लिखता है विनोद। यस सर, मीनिंग भी नहीं पता है सर इसका। बेटा ये कुछ नहीं है विनोद, बेसिकली एक वीडियो थी, उसमें एक विनोद नाम के आदमी ने बस एक कमेंट किया वीडियो पे विनोद, वो मीम बन गया। तो ये कोई बहुत बड़ा लॉजिकल चीज नहीं चल रहा है, ये बेवकूफी चल रही है और आप लोग इंजॉय कर रहे हो इस चीज को। ठीक है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, यही ऐसा ही होता चलता है बेटा कि हमें एक चीज बता दी जाती है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और हमें लगता है हम बहुत कूल काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत कोई कूल काम नहीं कर रहे हो। इस मीम की दुनिया से, टीवी से बाहर निकलो। सबसे पहली चीज, टीवी से बाहर निकलोगे जिंदगी की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, यस सर। सर ये कृष्णा शर्मा वो मैसेज लिख रहे थे कि यूट्यूब क्या आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? सर अरे बेटा मुंह में मत बोला कर, जोर से बोला कर, फौजी इतना बात किया कर चिल्ला करके। सर कृष्णा शर्मा भी लिख रहे थे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई और टेस्ट हो गई, ऐसे ही लोग मैसेज कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है को पुतनिक करके बेटा अभी तक देखो वही है। अभी वही है बेटा, इंडिया में कुछ लॉन्च होते तो हम उस पर हंसते हैं, और
रशिया ने लॉन्च किया तो हम लोग सोच रहे हैं कि शायद वो अच्छा हो जाएगा, बट अभी वेट करो। इंडिया की वैक्सीन ट्रायल में है, एंड जहां तक मेरे को लगता है 3 फेज का ट्रायल हो चुका है और 2 ट्रायल बाकी हैं। तो हम भी वैक्सीन बना चुके हैं, बस उसके ट्रायल चल रहे हैं। तो हो सकता है ये सब अभी मास रिसेंटली प्रोडक्शन में तो टाइम, आई गॉट इन्फॉर्मेशन। हाँ बोलो। मुझे मास पूछना है प्रोडक्शन में भी तो टाइम लगेगा ना सर, बाकी तब तक इंडिया की वैक्सीन रेडी हो जाएगी। मैं वो वही कह रहा हूँ बेटा कि अपने देश पे भरोसा करो। आई होप हमारे भी पास भी डॉक्टर्स हैं अच्छे, जो भी हैं अच्छे डॉक्टर्स हैं। उम्मीद है कि उन्होंने वैक्सीन बनाई है और वो ट्रायल पे भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करते हो कोरोना वायरस के रिकवरी पेशेंट्स, तो वो हर रोज इंक्रीज हो रहा है वो रेट। ठीक है, दैट्स अ गुड साइन फॉर अस। और ये जो टीवी में चलता है ना कि इतने इन्फेक्ट हो गए, इतने इन्फेक्ट हो गए, ये भी समझो बेटा कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में। ठीक है, उस यस सर। डेंसिटी के कारण आपको इतने सारे केसेस दिख रहे हैं। और डेंसिटी इज द रिस्पॉन्सिबल। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, वहां दूर दूर तो लोग ही नहीं दिखते, तब वहां पे इतने इन्फेक्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप देखो, लोग एक तो केयरलेस है, ऊपर से लोग फॉलो करते रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलोगे, आपको आधे लोग बिना मास्क घूमते हुए दिखाई देंगे। फूड शॉप सारे खुल चुके हैं। तो बिना प्रिकॉशन के भी अगर हम दिल्ली में कंट्रोल कर पा रहे हैं, या जैसे हरियाणा में भी कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे, तो राजस्थान में भी कंट्रोल में आ रहा है। तो थिंग इज की इट्स अ गुड साइन। स्टे पॉजिटिव। मीडिया का काम है चीजों को बड़ा चढ़ा के दिखाना। तो मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी को साइड ही करो, टीवी पे देखना भी है तो डिस्कवरी चैनल देखो, या मूवीज देखो, या कार्टून देखो, या म्यूजिक सुनो। न्यूज चैनल में कुछ खास है नहीं, वो प्रोपेगेंडा चलता है सारे न्यूज चैनल पे। यस सर। ठीक है, चाहे वो मोदी न्यूज हो, चाहे वो एंटी मोदी न्यूज हो, सब में प्रोपेगेंडा चलता है। लीव ऑल सर दिस थिंग्स। रिपब्लिक टीवी इंडिया अच्छा है। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, चाहे वो मोदी का चैनल हो या एंटी मोदी हो, लीव ऑल दिस थिंग्स साइड। आपके लाइफ में बस 2 गोल है। पहला, पढ़ाई करना। दूसरा, नॉलेज लेना। और उसी में इंक्लूड करूंगा एंजॉयमेंट भी करना, नॉलेज लेने के साथ साथ। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ। न्यूज पढ़ना है तो अखबार उठा कर पढ़ लो, एक दिन नेक्स्ट वाला, आपकी उससे रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है, और जब डिबेट आप सुनते हो ना, देखो हीटेड डिबेट्स होते हैं, तो आपको हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं वो सारे। हमें तो मजा आता है, आप एक पक्ष लेकर सुनते हो, जब आपके पक्ष का आदमी बोलेगा तो कौन लगेगा सुनने में। तो आसान भाषा में अपने माइंड को, आपके माइंड को इम्पैक्ट डालता है। तो ये जो न्यूज चैनल पे डिबेट चलती है ना, हीटेड डिबेट्स, रिपब्लिक टीवी पे या एनडीटीवी पे या जी न्यूज पे, कहीं पे भी, वो हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं। तो अवॉइड दीज न्यूज चैनल। ठीक है, तो आपको बस इतना फोकस करना है, न्यूज चाहिए तो आप अखबार उठाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए और उसको पढ़िए। जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे ऐसे, जिसको आप मार्क कर करके वोकैबुलरी बढ़ाएंगे अपनी अच्छी। तो लॉजिकली चलाइए लाइफ को। ठीक है, टीवी पर देखिए, म्यूजिक देखिए, मूवीज देखिए, कार्टून देखिए, डिस्कवरी देखिए, नेशनल ज्योग्राफी देखिए, हिस्ट्री चैनल देखिए, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। आई होप आप मेरी बातों से अग्री कर रहे हैं। इफ यू वांट पीसफुल लाइफ, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, मैं पर्सनली बताऊँ, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है न्यूज में क्या आना है। वट एवर आई वॉन्ट टू सी, आई विल सी इट इन न्यूज पेपर। आपके फोन में न्यूज पेपर आता है, उससे भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप खरीदें उसको। ठीक है, यस सर। तो पुराने टाइम पे होता था, जब डीडी न्यूज लगाइए, आप न्यूज लीजिए, सिंपल न्यूज, दैट्स इट। बट अब वो पैटर्न नहीं है, अब चिल्लाना पड़ता है एंकर को, ताकि आप लोगों को मजा आए सुनने में। तो वो सारा बिजनेस है बेटा। मैं अपना यस काम सर, डिबेट होती रहती मैं है। जॉब कर रहा हूँ, वैसे वो अपनी जॉब कर रहे हैं। दे आर पेड फॉर डूइंग दैट। ठीक है, एंड आई एम पेड फॉर मेकिंग यू अवेयर। तो दैट्स इट। सबका अपना अपना वो है बेटा। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना, और जितना आप उन सब चीजों को फोकस करोगे, वो आपके माइंड को इम्पैक्ट डालेगा। लिव इट ऑल दिस थिंग्स। बात करें कॉलॉइड्स की, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स की। सर मुझे उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना था। अरे बोल बेटा बोल। स्टार्च सॉल्यूशन है जो वो ट्रू सॉल्यूशन है। स्टार्च सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, कोलिड है? क्या बेटा? जो स्टार्च सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है, कोलिड है? बेटा आवाज कट रही है बेटा, कोई और बता दो, कोई पूछ रहा है ये। स्टार्च सॉल्यूशन सर वो स्टार्च सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि वो कोलॉइड है या मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन है। बेटा आपका जो स्टार सॉल्यूशन है वो सॉल है,
वो भी कोलॉइड ही है। कोलॉइड में पहला सेक्शन आता है सॉल का। सॉल क्या होता है? जब टाइनी सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स करते हो लिक्विड मीडियम में, ठीक है। तो सॉल्ट्स की बात करूं, जैसे कि इंक हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार सॉल्यूशन हो गया, पेंट्स हो गया, सारे सॉल हैं। फिर आता है सॉलिड। सॉलिड सॉल में क्या पर होता है कि बेसिकली एक सॉलिड का पार्टिकल डिस्पर्स किया गया है सॉलिड मीडियम में ही, जैसे कि जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स भी आपके एग्जांपल हो सकते हैं सॉलिड सॉल के। देन आता है एरोसॉल। एरोसॉल में क्या होता है, वो भी कलॉइड है। यहाँ पे सॉलिड डिस्पर्स हो रहा है गैस में, या फिर लिक्विड डिस्पर्स हो रहा है गैस में। जब सॉलिड डिस्पर्स होता है गैस में तो उसको हम बोलते हैं स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जब लिक्विड डिस्पर्स होता है गैस में तो उसको हम बोलते हैं हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, ठीक है। देन आता है इमल्शन। इमल्शन की बात करूं तो इमल्शन में एक लिक्विड डिस्पर्स हो रहा है दूसरे लिक्विड में, पर वो आपस में मिक्सिबल नहीं है, इमिक्सिबल है। जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये सारे इमल्शंस होते हैं। फोम की बात करूं तो यहाँ पे गैस डिस्पर्स हो रहा है लिक्विड में, जैसे कि सोप की बबल्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर फोम हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, बियर फोम हो गया, तो ये सारे फोम है, ठीक है। सॉलिड फोम की बात करूं तो सर सॉलिड विप्ड फोम क्रीम एक फॉर्म है ना? क्या विप्ड बेटा, क्रीम। क्या? सर विप्ड क्रीम एक फॉर्म का एग्जांपल है ना? हाँ बेटा, whipped क्रीम भी मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आप सभी को। सॉलिड फॉर्म की बात करूं तो सॉलिड फॉर्म में गैस डिस्पर्स होता है सॉलिड में। आप सभी ने देखा भी वो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में छोटे छोटे एयर के होल्स होते हैं, तो वो गैस डिस्पर्स हो रखा है सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो इंसुलेटिंग फॉर्म, रबर फॉर्म, स्पॉन्ज, ब्रेड, ये सारे क्या है एग्जांपल सॉलिड फॉर्म के। देन हम बात करेंगे जेल्स की। जेल में एक नेटवर्क ऑफ सॉलिड होता है, वो डिस्पर्स होता है लिक्विड में, जैसे कि जेलीज हो गया, जिलेटिन हो गया, हेयर जेल हो गया। समझ में आया? यस यस सर। सॉलिड एंड लिक्विड ही होता है जेल भी, लेकिन सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सर हाँ सर फोम क्या है? बेटा, फोम क्या है? फोम में एक गैस डिस्पर्स हो रहा है लिक्विड में। गैस इज सर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सर एम आई क्लियर? हाँ आपने बोलो। सर यस आपने सर, क्लियर। स्टार्च सॉल्यूशन मतलब यस वो सर। होता है, क्लोज होता है। पर सर डीपीपी वो थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, तो उसमें आंसर स्टार्च सॉल्यूशन आ रहा है। बेटा कोई बात नहीं, आपको मुझे एक बार वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, मैं देखूंगा उसको। सर यस डीपीपी सर, का वहाँ क्वेश्चन से है। गलत है। हाँ, मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना ओके सभी को। अच्छा बेटा, कलॉइड में डाउट है किसी को? सर एक बार सर ये और बता दो सर, मतलब कोलोइड के पार्टिकल सर चार्ज कैसे होते हैं? बेटा वो सरफेस रिएक्शन के कारण होते हैं, बस इतना ही समझो बेटा। अब ज्यादा अभी मत सोचो उसके बारे में, वो सारा 12th का पार्ट है। आई डोंट ओके। वांट यू टू गेट मोर इनटू दैट। अब मुझे डाउट ले लो बेटा, और जो सर आपको मुझे एक और पढ़ाया गया। क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द वो मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय मास, तो उसमें सर मतलब हम अगर हमारे पास वाटर गिवन है तो वाटर को हम सॉल्वेंट मानेंगे या सोल्यूट मानेंगे? मैं सॉल्वेंट मानेंगे या सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मानेंगे या सॉल्यूशन मानेंगे? बेटा अभी सवाल पे होल्ड रखो, मैं सस्पेंशन क्लियर कर दूं, फिर उससे बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो कि सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। यहाँ जो पार्टिकल साइज होता है वो ग्रेटर देन होता है 1000 नैनोमीटर। दे आर अनस्टेबल, ठीक है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं। आप देखोगे कि आफ्टर सम टाइम इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, देन इट शोज टिंडल इफेक्ट। It can be filtered by filter paper.
ठीक है, नेक्स्ट। एनी मोर पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है? Its particles are visible from naked eyes. यस, नॉर्मल आइज से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, Sir, the particle of suspension scatter beam of light. मैंने बेटा उसको समझा दिया है, टिंडल इफेक्ट Tyndall बोल तो effect ही दिया, है वो। टिंडल इफेक्ट शो करता है। सर ये तब तक ही शो करेगा ना जब तक उसके पार्टिकल्स हवा में रहेंगे। एक बार वो अगर नीचे बैठ हाँ, गए उसके सोल्यूशन जो है, पार्टिकल्स, सोल्यूशन अगर सोल्यूशन है, मडी वाटर है, चॉक वाटर है, ये सारे क्या है? मिल्क ऑफ Suspension. मैग्नीशिया, ये सारे सस्पेंशन ही है। तो सॉल्यूशन से पास कराओगे तो इट विल शो टिंडल इफेक्ट, मैं ये कह रहा हूँ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, which of the following provide an example of true solution? It is sugar solution। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको, कोई बात नहीं, हो सकता है गलत। इसका सही आंसर ट्रू शुगर सॉल्यूशन ही होगा। तो ये थे बेटे आपके होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मोक्षी का कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। एनी डाउट मोक्षी का? नो सर। एनीवन अदर्स? No, यस sir. I have a doubt. स्पेसिफिकली इस बच्चे का डाउट था। No sir, no doubts. सर कौन सा मेरा? हाँ बेटे, तेरा डाउट क्या बता? सर जो मतलब कंसंट्रेशन है ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें मास बाय मास है और जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो सर उसमें हमें अगर वाटर गिवन है तो हम उसे सॉल्वेंट क्या मानेंगे दिया या हुआ है, क्या दिया हुआ है? अरे वाटर? धीरे से बोल यार, क्या रेस कर रहा है? धीरे से बोल, क्या दिया हुआ है? सर वाटर, वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसे हम सॉल्यूशन मानेंगे या सॉल्वेंट मानेंगे? वाटर विल बी अ सॉल्वेंट। वाटर बोला तो सॉल्वेंट, पर सॉल्यूशन वो बोलेगा इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा बोल देगा, इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, Yes, ओके। sir. इस सॉल्यूशन वर्ड यूज करेगा वो, जब सिर्फ वाटर बोल रहा है तो वो सॉल्वेंट ही है, चाहे वो ग्राम में दे या एमएल में, वो सॉल्वेंट ही रहेगा उसका। और अगर सोलिबिलिटी हो तो फिर मतलब फिर वो सॉल्यूशन बन जाएगा, और तब सोलिबिलिटी भी वो निकालनी है। सॉल्वेंट ही होगा भाई। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट Solute upon solvent into 100. कौन सा? मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ओके सर। Any more doubts? Ask me more doubts. Next doubt, please. Sir, how pressure is inversely proportional to evaporation? Inversely proportional to Evaporation. बेटा पहली बार समझाया मैंने ना। Yes sir, ये आपने समझा रखा है। किसका डाउट है? कौन सा बच्चा है? सब मेरा है, सब मुझे नहीं आ रहा है समझ। ओके, देखिए सपोज ये आपका बीकर है और इसमें वाटर है, ये
नाउ हो क्या रहा है, आप अगर इसको इसको रख रहे हो सनलाइट में, रख रहे हो, आपका सनलाइट है मान लो सन में, तो बेसिकली है कहाँ ये, अर्थ पे ही तो है, ये अर्थ का सरफेस है समझ लो, ठीक है। वैसे अर्थ फ्लैट नहीं होता है, लेट मी टेल यू, मैं ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट स्ट्रक्चर है, पता होगा आप सभी को, पता यस है? सर, यस सर, गोल भी नहीं है, जॉइंट स्ट्रक्चर है। जॉइंट। अब एक चीज बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा, यस सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको प्रेशराइज कर रहा होगा। यस सर। अब आपको कहाँ करता है, तो बेटा करता है, आपको भी करता है, आप उसी में रहते हो, उससे को मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। अब समझो प्रेशर क्या कर सकता है, प्रेशर जो है वो लिक्विड को पास ला सकता है और उसे कंडेंस कर सकता है, यानी कि कायदे से प्रेशर शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। सर लेकिन प्रेशर तो इसको टेम्परेचर को भी बढ़ाता है ना? बिल्कुल बढ़ाता है। अब समझो, अब मैं इतना बड़ा डायग्राम तो नहीं समझा सकता, आप यहां से समझिए, सपोज ये आपका वाटर है और ये वेपर्स बने हैं इसमें, ये पिस्टन लगा हुआ है, आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो जो वेपर बन गए हैं वो आपस से कंडेंस होगा और Yes, sir. नीचे गिरेगा। जब आप प्रेशर लगाओगे कोलिजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अकेला प्रेशर नहीं हो सकता, प्रेशर तो इवेपोरेशन को घटाएगा, ये कंफर्म है, लेकिन अगर इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा। तो अगर मैं ये ऐसा मान लूं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऐसा मैंने मान लिया कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर क्या करने वाला है, वो इवेपोरेशन को घटाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर, यस सर। अब आप लोग बताइए, क्या मैंने सही बोला? यस सर। यस सर। सर लेकिन एक डाउट है, बोलो। सर जो टेम्परेचर होता है सर वो एवापोरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सर टेम्परेचर प्रेशर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सर एवापोरेशन तो इस हिसाब से प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स पास में आएंगे, समझो ना, मैंने देखो बहुत लॉजिकल समझाया। प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स पास में आएंगे, पार्टिकल जब पास में आएंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। लेकिन एक कंडीशन और बताइए, जब पार्टिकल्स पास में आएंगे तो कोलिजन भी होगा, उसके कारण हीट जनरेट होगा, है ना। और जब हीट जनरेट होगा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर करता क्या है, प्रेशर बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाने के कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है मतलब क्या है, एट हायर टेम्परेचर इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर। तो वहां पे इवेपोरेशन का रेट बढ़ा या घटा, पहले तो इतना बता दो। सर प्रेशर बढ़ा तो इवेपोरेशन का रेट घटा। ऑब्वियसली इवेपोराइजेशन। हाँ बोलो। बोलो बेटा बोलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are clearly audible. मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने प्रेशर आपने बढ़ाया, ये वेपर नहीं बढ़ा रहा था, आपने बढ़ाया, तो आपने किया क्या, आप पार्टिकल पास में तो ला रहे हो ना, आप पार्टिकल पास में ला रहे हो, ये पार्टिकल दूर थे, अब इसको पास में ला रहे हो। अब जब पास में लाओगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन से हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। कायदे से तो यही होता है कि प्रेशर बढ़ाने से इवेपोरेशन भी बढ़ सकता है, लेकिन उसका एक्चुअल रीजन क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ सबसे। लेकिन मैंने ऐसा मान लिया है कि टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा है। अब अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है फिर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पार्टिकल्स को पास में ला रहा हूँ जो यहाँ बने हैं, तो बेसिकली होगा क्या, ये कंडेंस होकर वापस किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा ना, तो इवेपोरेशन घट गया ना। ओके सर, क्लियर ना। यस सर। समझ में आया? यस यस सर। सर। अगला डाउट पूछो। सर मेरा एक डाउट था सर, आयरन कार्बन डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करता है क्या? आयरन कार्बन डाइसल्फेट के साथ। आप ये बोल रहे हो Fe+CS2 है ना? यस सर। यस सर। पहले तो आप बताओ, क्या आपका जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन से? नो सर। नहीं है। तो कार्बन डिस्प्लेस कर सकता है आपके आयरन को, आयरन नहीं कर सकता। उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, Fe2 + C gives Fe + CS2। क्योंकि आपका जो कार्बन है वो जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है, वो एल्यूमिनियम के नीचे आता है। और बोलिए सर। हाँ सर, अगर हमें कार्बन और सल्फर का मिक्सचर दिया हुआ है और हमें उसे सेपरेट करना है, तो क्या हम उस केस में कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर सकते हैं? कार्बन और सल्फर। बेटा देखो, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है बेटा। CS2 से कार्बन सल्फर सेपरेट करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इकोनॉमिक नहीं होने वाला है प्रोसेस। ओके सर। नेक्स्ट डाउट। Sir, how can we separate the constituents of gunpowder? बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए गन पाउडर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। आप बताओ पहले, गन पाउडर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? ये तो क्वेश्चन था इसमें। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए गन पाउडर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। सर, कार्बन, देखिए, आपका जो गन पाउडर है उसके अंदर सल्फर है, कार्बन जो बच्चे ने बोला, चारकोल बोल सकते हो, और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, अब आप सभी जानते हो कि सल्फर डिजॉल्व हो सकता है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड सेपरेट कर लिया, कार्बन डाइसल्फाइड। बच्चा चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट, ये सेपरेट कैसे करेंगे? आपको जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो वाटर में सोल्यूबल है। समझिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले आपने क्या किया, पूरा पूरा सैंपल किसमें डाला? कार्बन डाइसल्फाइड में, तो कार्बन सल्फर सेपरेट हो गया, बचा चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब आपने उस सैंपल को किसमें डाल दिया? वाटर में। जब आपने वाटर में डाला पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो गया, तो पोटेशियम नाइट्रेट भी सेपरेट होगा, बचा के चारकोल से फिल्टर कर लीजिए, वाटर को हीट कीजिए, इवेपोरेट करके पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा। CS2 को इवेपोरेट कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? सल्फर। सल्फर मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? सेपरेट तो सारे ही हो गए ना। यस सर।
सर एक बार फिर बता दीजिए। क्या आवाज नहीं आ रही बेटा? सर एक बार फिर बता दीजिए। बेटा मैंने बहुत आसान भाषा में बोला है। आपके पास सल्फर है, चारकोल है, पोटेशियम नाइट्रेट है गन पाउडर में। पहले सैंपल को मिलाइए कार्बन डाइसल्फाइड में, सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा। फिल्टर कीजिए। अब उस सैंपल को मिलाइए वाटर में, पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाएगा। फिर फिल्टर कीजिए, बचेगा क्या? चारकोल। चारकोल से सेपरेट कर लिया। वाटर वाले सैंपल को हीट कीजिए, आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड वाले सैंपल को हीट कीजिए, आपको सल्फर मिल जाएगा। मैंने ये समझाया। सर कार्बन डाइसल्फाइड को ही हम पोटेशियम नाइट्रेट में भी यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो सर फिर अभी आपने क्या बोला था, उसको हीट करिए। सल्फर डिसॉल्व होगा CS2 में। पोटेशियम नाइट्रेट में कौन सा होगा? बेटा बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हो। आपका जो गन पाउडर है, इसमें है सल्फर, चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। इन्हें सेपरेट करना है, तो ये पूरा मिक्सचर है गन पाउडर। पहला स्टेप आता है, इसमें मिलाइए CS2। जब मिलाएंगे तो सल्फर क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा। फिल्टर कीजिए। फिल्टर करने में क्या मिलेगा आपको? फिल्ट्रेट में चारकोल मिलेगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। इसको आप वाटर में डिसॉल्व की, तो वाटर में ये सॉल्यूबल हो जाएगा। आप जो फिल्टर करोगे आप, तो क्या मिलेगा? चारकोल मिलेगा। चारकोल सेपरेट कर लिया। अब वाटर प्लस दिस, इसका एक सॉल्यूशन बना है, और CS2 प्लस सल्फर, इसका एक सॉल्यूशन बना है। अब 3 बीकर है, 1 2 3। इसमें चारकोल है अंत में बचा हुआ, इसमें CS2 है प्लस सल्फर है, इसमें वाटर है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट है। दोनों को हीट कीजिए, ये इवेपोरेट होगा, ये इवेपोरेट होगा, बचेगा क्या? सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। और ये सेपरेट है, ये अलग अलग हो तो गए सेपरेट। सर चारकोल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता? नहीं, चारकोल कहाँ होता बेटा? चारकोल की पहले तो होता, चारकोल होता क्या? तुम्हें चारकोल के बारे में पता है? चारकोल क्या होता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? सर बेटा चारकोल कैसे बनता है? देखो, जब वुड को ना, वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हो तब बनता है चारकोल। ठीक है, तो होता क्या है कि आप जब वुड को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर यू आर ऑडिबल। यस सर यू आर ऑडिबल। जब आप चारकोल को हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट गेट कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, जब आप वुड को हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट गेट कन्वर्टेड इनटू चारकोल। तो आपको तो पता है ये एक तरह कोयला ही है बेटा वो। ठीक है, तो क्या कोयला पानी में डिसॉल्व होता है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट डाउट। सर एलम वाटर में डिसॉल्व हो सकता है या फिर वो खाली उसके ऊपर बैठ जाता है उसकी गंदगी पे? बेटा बैठ जाता है उसके ऊपर, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर बैठ के उसको भारी बनाता है ताकि उसको वो सेपरेट कर पाए। ओके सर। पर्पस इज दैट ओनली। नेक्स्ट डाउट। सर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होता है सॉल्युबल सर? मेरे हिसाब से तो नहीं होता बेटा। ओके सर। सर कार्बन कार्बोनिक एसिड में डिसॉल्व हो सकता है क्या? केमिकल रिएक्शन होगी तो हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी बेटा वहां पे, तो अगर होगी तो। ओके सर।
और बताओ, नेक्स्ट डाउट। सर नो डाउट। चलिए, तो फिर हम आज ही क्लास सेंड करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। आई होप मेरी आवाज Bye, की sir. क्वालिटी पहले से बेटर आ रही है और आप लोग क्लास को sir. बेटर एंजॉय कर पा रहे हो। यस ठीक है? सर बेटर। यस सर। Okay, that's great. Good night to all of you. Take care. Focus on studies and गुड नाइट सब। go. पीछे से go सब चलिए, पीछे से आवाज आ रही है। थैंक यू सर। आई Good होप night, सभी के sir. डाउट Bye, क्लियर हुए हैं। स्टिल किसी को और डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ जी यू। सर जी। गुड गुड नाइट सर। इवनिंग थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर। सर। Good night, everyone. Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।